गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कैलाश वीर सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल पैलेसिया ऑफ इंग्लिश में। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय YouTube चैनल पैलेसिया ऑफ इंग्लिश। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड है और जिसका टाइटल है नॉन फाइनाइट्स। आज नॉन फाइनाइट्स को डिस्कस करते हैं और अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं ये आपको अश्योर करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट नॉन फाइनाइट्स। तो ये नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फाइनाइट क्या होता है। नॉन फाइनाइट को जानने से पहले आप ये जानिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। FINIT, फाइनाइट वर्ब ये क्या होता है, इसको समझिए। इसके बाद आप नॉन फाइनाइट समझ जाएंगे। जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन, जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है, देखिए नॉन फाइनाइट्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो फाइनाइट वर्ब जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसे हम फाइनाइट वर्ब है। इसे समझिए, इसे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, She reads a book. You sing a song. They write a letter. He drinks water. ये 4 सेंटेंस है। फाइनाइट वर्ब
जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे अब इसमें सब्जेक्ट है सी, अब सी के साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई। कौन सा वर्ब आया? सिंगुलर नंबर वर्ब आया। ये समझिए, सिंगुलर नंबर वर्ब आया। क्यों आया? कि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और जैसा हमने बताया किस वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा सी रीड्स द बुक। इसके बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है और प्लूरल नंबर है तो यहां देखिए प्लूरल वर्ब आया है सिंग। इसके बाद आगे देखिए दे राइट अ लेटर, दे इसका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब आया है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आया है। और इसके बाद ही ड्रिंक्स वाटर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आया। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स होते हैं जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यह इसलिए समझाया कि इसके बाद देखते हैं कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं। फाइनाइट्स तो वो हो गए, कौन से हो गए? जब किसी वर्ब का नंबर और पर्सन उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इनके वर्ब चेंज हो गए सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। अब नॉन फाइनाइट्स क्या होता है? अब देखते हैं नॉन फाइनाइट। ये फाइनाइट वर्ब तो आपको इसलिए बताया गया so that you may understand what does it mean by finite and non-finite. Now you are going to read non-finites. अब non-finites क्या होता है? Non-finites लेकिन फाइनाइट, फिर बात आई फाइनाइट, फाइनाइट माने सीमित, और नॉन फाइनाइट असीमित। ये समझिए, नॉन फाइनाइट असीमित, फाइनाइट तो सीमित हो गया और नॉन फाइनाइट असीमित हो गया। तो नॉन फाइनाइट्स का अर्थ है असीमित क्रियाओं के वे रूप, असीमित क्रियाओं के वे रूप। नॉन फाइनाइट्स का मतलब है असीमित क्रियाओं के वे रूप जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, नंबर और पर्सन
से प्रभावित नहीं होते, पर्सन से प्रभावित नहीं होते। देखिए फाइनाइट वर्ब में मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें जो वर्ब है वो उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से आता है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। लेकिन नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट का अर्थ है असीमित क्रियाओं के। नॉन फाइनाइट असीमित, फाइनाइट सीमित। वे रूप जो वाक्य के सब्जेक्ट, ये ध्यान दीजिए, के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो पहला तो ये कि नॉन फाइनाइट का अर्थ है असीमित क्रियाओं के वे रूप जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते। अब इसको आप समझ लें कैसे नहीं होते। जैसे कैन है, कुड है ना, माइट है ना, शुड है। चलो ये चार नॉन फाइनाइट देख लीजिए। अब कैन है, ही कैन गो, यू कैन गो, दे कैन गो और वी कैन गो। समझने की कोशिश है। ऐसे ही कुड गो, ही कुड गो, यू कुड गो, दे कुड गो और वी कुड गो। माइट है, ही माइट गो, यू माइट गो, दे माइट गो और सी माइट गो। अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये आप समझ लेंगे कि पर्सन से प्रभावित नहीं होते। ही के साथ भी कैन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी कैन आया है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी कैन आया है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी कैन आया है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी कैन आया है। इसी तरह से यह कुड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर सबके साथ कुड आया है, ऐसे यहां माइट आया है। तो ये जो नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, ये वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते। जैसा आप देख रहे हैं, ही के साथ भी कैन, यू के साथ भी कैन, दे के साथ भी कैन, वी के साथ भी कैन, ही के साथ कुड, यू के साथ कुड, दे के साथ कुड, वी के साथ कुड, ही के साथ माइट, यू के साथ माइट, दे के साथ माइट और सी के साथ माइट। यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर या पर्सन कोई भी हो, वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इट रिमेन्स द सेम, ये बदलता नहीं है, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। अच्छी तरह से आप समझिए। तो जैसा बताया आपको कि नॉन फाइनाइट्स को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते। अच्छा, दूसरी क्वालिटी इनकी क्या है? ये नॉन फाइनाइट्स जो है, ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, किंतु
वर्ब का कार्य नहीं करते, किंतु वर्ब का कार्य नहीं करते, बल्कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हैं, या एडवर्ब का कार्य करते हैं। देखिए, पहला बताया तो नॉन फाइनाइट्स का अर्थ असीमित क्रियाओं, ये असीमित क्रियाओं के वे रूप जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते, इसलिए इनको नॉन फाइनाइट कहते हैं। इससे पहले फाइनाइट वर्ब बताया था। दूसरा, ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब से बनते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट्स हैं ये वर्ब से बनते हैं, किंतु वर्ब का कार्य नहीं करते। या तो नाउन का कार्य करते हैं, या एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, या एडवर्ब का कार्य करते हैं। इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि नॉन फाइनाइट्स क्या है। नॉन फाइनाइट्स दो तरह से बताए, एक तो इनको सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई इंपैक्ट नहीं होता। दूसरा, ये वर्ब से बनते हैं लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करते। या तो ये नाउन का कार्य करते हैं, या एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, या एडवर्ब का कार्य करते हैं। एंड दिस इज बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए इनको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, क्रिया के वे स्वतंत्र रूप। तीसरा देखें, क्रिया के वे स्वतंत्र रूप। क्रिया के वे स्वतंत्र रूप जो वाक्य के सब्जेक्ट, बात वही है जो पहले आई थी, वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते। बात वही है, कहने का ढंग बदल गया है। पहले हमने बताया कि इन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इन वर्ब पर कोई इफेक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं आता। दूसरी बात, ये वर्ब से बनते हैं लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करते। या तो ये नाउन का कार्य करते हैं, या एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, या एडवर्ब का कार्य करते हैं। दूसरी बात है, क्रिया के वे स्वतंत्र रूप। तीसरा पॉइंट है, जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते। और नंबर 4 देखते हैं, ये किसी टेंस या काल के विषय में नहीं बताते। टेंस या काल का बोध नहीं कराते, ऐसे समझिए। ये किसी टेंस या काल का बोध नहीं कराते। जैसे हम लिखें, ही माइट गो, ही माइट गो, यू कुड स्लीप। तो ये टेंस जो है, ये टेंस काल का बोध, समय नहीं बता रहे हैं किस समय हुआ। ही माइट गो है
सकता है, किस समय जाएगा। यू कुड स्लीप, तुम सो सकते थे लेकिन समय नहीं कब सो सकते थे। जैसे ही विल गो, वह जाएगा लेकिन नहीं पता कब जाएगा। तो एक पॉइंट यह भी याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, क्रिया के भी स्वतंत्र रूप जो वाक्य के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होती, पहले ही बताया। चौथी बात, ये किसी टेंस का काल, टेंस या काल का बोध नहीं कराते। इनसे ये पता नहीं चलता कि किस समय की ये घटना है, किस समय हो रही है, कौन से टेंस में हो रही है। तो इसलिए इनको हम नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। आगे देखते हैं। आपकी समझ आ रहा होगा, आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूं। इसके बाद 5 नॉन फाइनाइट्स का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। नॉन फाइनाइट्स का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। नॉन फाइनाइट्स का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो नॉन फाइनाइट का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए फिर दोबारा वही कह सकते हैं, इसलिए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बार बार वही बात आती है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको बताया गया कि नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होते, ये वर्ब से बनते हैं किंतु वर्ब का कार्य नहीं करते, इसलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता, ये किसी काल के विषय में, किसी टेंस के विषय में, किसी समय के विषय में कोई बात नहीं करते, इसलिए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इनको नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। इसके बाद आगे देखें, इनके साथ बहुत नई नई टिपिकल जानकारी है, इनके साथ मॉडल्स का प्रयोग भी नहीं हो सकता। मॉडल्स का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। किसी भी नॉन फाइनाइट के साथ किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और ये स्वयं किसी वाक्य का प्रेडिकेट भी नहीं बन सकते, प्रेडिकेट भी नहीं बन सकते। नॉन फाइनाइट्स आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको नहीं यहां समझाए जा रहे हैं। जैसे नॉन फाइनाइट्स का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता, इसलिए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी बात तो यही है, इनके साथ मॉडल्स का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। मॉडल वर्ब कैनॉट बी अप्लाइड विद देम, कैनॉट बी यूज्ड विद देम, और ये स्वयं किसी वाक्य का प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है, तो ये कभी भी प्रेडिकेट फॉर्म में नहीं आ सकते। तो ये अब तक जो मैंने बताया, ये केवल आपको डेफिनेशन बताई कि व्हाट डज इट मीन बाय नॉन फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स का आखिर मतलब क्या है, केवल ये बताया गया। एंड आई एम वेरी सरप्राइजिंग, एक बात मैं बड़ी विचित्र देख रहा हूं कि 10 मिनट के वीडियो में या 15 मिनट के वीडियो में या 5 मिनट के वीडियो में लाखों में व्यूज आते हैं,
समझ नहीं आता कि लोग क्या पढ़ाते हैं और क्या लोग समझते हैं। भाई अगर आपको थोड़ा डीप मैटर देखना है, पढ़ना है, डीप समझना है, तो उसमें समय तो लगेगा और लगता है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आता कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में क्या लोग पढ़ाते हैं और क्या पढ़ने वाले पढ़ते हैं। खैर ये उनका इंडिविजुअल मैटर है, आगे चलते हैं। अब तक मैंने ये बताया आपको, आपसे डिस्कस किया कि फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है। फाइनाइट वो है जिनका वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है, मेन बात ये। और नॉन फाइनाइट वो है जिस वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोबारा दूसरा पॉइंट बताया कि ये वर्ब से बनते हैं, वर्ब का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इन पर मॉडल्स इनके साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ये कोई काल या टेंस या समय नहीं बताते हैं, ये किसी वाक्य का प्रेडिकेट नहीं हो सकते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो नॉन फाइनाइट्स की बताई। अब नॉन फाइनाइट्स कितने हैं आप जानते हैं, 3 हैं। इन्फिनिटिव, INFINITIV, इन्फिनिटिव। पहला देखिए नॉन फाइनाइट क्या होता है, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या है, V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 से पहले टू का प्रयोग, V1 से पहले टू का प्रयोग कर दिया जाए तो वह इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। इसलिए इनको नॉन फाइनाइट्स कहते हैं, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं हुआ करते, ये मेन वर्ब से इनका कोई लेना देना नहीं। तो इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटिव हो जाता है। और इन्फिनिटिव नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब तीनों का कार्य करता है। तीनों का कार्य करता है। तो पहले समझे आप इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू लगा दिया जाए तो इन्फिनिटिव बन जाता है। और इन्फिनिटिव क्या है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। जैसे टू वर्क इज यूजफुल, टू वर्क इज यूजफुल, यह फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और इससे पहले ये टू लगा है तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इज यूजफुल, तो यहां इसका प्रयोग कैसे हुआ है, यहां इसका प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। इसका प्रयोग कैसे हुआ है, नाउन के रूप में हुआ है। टू वर्क इज यूजफुल,
तो यहां इसका प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। जैसे दूसरा देखें, आई हैव नो टाइम टू प्ले। अब देखिए, ये प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। इससे पहले क्या टू आ गया, जो इंफिनिटिव हो गया। आई हैव नो टाइम टू प्ले, तो यहां ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। काहे का कार्य करता है? यहां पर ये इंफिनिटिव एडजेक्टिव का कार्य करता है। टू वर्क इज यूजफुल, नाउन का कार्य। आई हैव नो टाइम टू प्ले, एडजेक्टिव का कार्य। क्या है? एडजेक्टिव का कार्य। जैसे he came here to read, वही बात है, फर्स्ट फॉर्म और टू इंफिनिटिव है, लेकिन यहां पर ये एडवर्ब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एडवर्ब का कार्य। तो तीन तरह से, पहले सेंटेंस में नाउन का कार्य, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य, और तीसरे सेंटेंस में इंफिनिटिव क्या है? एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो इंफिनिटिव V1 से पहले टू, और नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब तीनों का कार्य करता है। और कैसे करता है ये देखा, टू वर्क इज यूजफुल, आई हैव नो टाइम टू प्ले, ही केम हियर टू रीड। तो यहां एडवर्ब, क्यों केम, किससे कनेक्शन बनता है? वर्ब से। ही केम हियर टू रीड, टू रीड का कनेक्शन किससे बना? वर्ब से। इसलिए ये इंफिनिटिव यहां किसका कार्य करता है? एडवर्ब का कार्य करता है। मस्ट अंडरस्टैंड, समझने वाली बात है। टू वर्क इज यूजफुल, टू वर्क क्या है? ये इंफिनिटिव है, और यूजफुल क्या है? नाउन है। तो इस नाउन का संबंध किससे हुआ? इंफिनिटिव से। तो यहां किसका काम कर रहा है? नाउन का कार्य। आई हैव नो टाइम टू प्ले, टू प्ले क्या है? इंफिनिटिव, और टाइम, आई हैव नो टाइम एडजेक्टिव। तो यहां ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। मस्ट अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग, अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार इस वीडियो को देख। अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे बिड है, लेट है, सी है, मेक है, हियर है। बिड, लेट, सी, मेक, हियर और हेल्प, डेयर, नीड क्या है? इनसे पहले इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। बिड, लेट, सी, मेक, हियर, हेल्प, डेयर, नीड, और भी कोई शब्द हो सकता है। इनके पश्चात, इनसे पहले नहीं, इनके पश्चात, इनके पश्चात या इनके बाद। तो देखिए, बिड, लेट, सी, मेक, हियर, हेल्प, डेयर, नीड, इनके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता, यानी ये बेयर इंफिनिटिव होते हैं।
ऐसे मारिए इसको, INIT। ये क्या है? ये बेयर इंफिनिटिव है। बेयर मीन्स विदाउट एन इंफिनिटिव। अब ये नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता है। ये देखिए, नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। और देखते हैं आगे, इंफिनिटिव के विषय में अभी आपको बताया जा रहा है। अभी इंफिनिटिव का ही काम चल रहा है। कुछ शब्द है जैसे बेटर, हेड बेटर, बेटर देन, रादर, हेड रादर, रादर देन, ये शब्द हैं। कुछ शब्द हैं सूनर, सूनर देन और देन। इनके साथ भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। इनके साथ भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। बेटर, हेड बेटर, बेटर देन, रादर, हेड रादर, रादर देन, सूनर, सूनर देन, इनके साथ भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जॉन मिल्टन का एक उदाहरण ले लो, बेटर रेन इन हेल, बेटर रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, देन सर्व इन हेवन। या रादर का देखो, आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, मर जाऊं लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये आप समझे, बेटर, हेड बेटर, बेटर देन, रादर, हेड रादर, रादर देन, सूनर, सूनर देन, इनके पश्चात भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। जैसा आप यहां देख सकते हैं, बेटर रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, आई वुड रादर डाई देन टेल ए लाई। इसके बाद और देखते हैं, ज्यादा टाइम देखिए कितना, बट एक्सेप्ट और एज के बाद भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। समझदार, बट एक्सेप्ट एज के बाद भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही डज नथिंग
but sing and dance. He does nothing but sing and dance. She took nothing except milk. तो ये देखिए, बट एक्सेप्ट और एज के बाद भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। लाला, इनके बाद भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये आप देखिए, इसके बाद देखते हैं फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? जैसे टू गो, टू डू, टू रन, ये क्या है? फुल इंफिनिटिव है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है, इसलिए ये फुल इंफिनिटिव है। और अगर टू को हटा दिया जाए, केवल गो, डू और रन कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है? ये बेयर इंफिनिटिव हो जाता है। ये आपको ध्यान देने वाली, और मेरा ये विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर पहुंचाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। रोज की भांति आज भी पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसका लाभ उठाएं और मुझे कोऑपरेट करें, मेरा साथ दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग।